नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है 2005 की और ये कहानी है एमपी के एक छोटे से गांव की। वहाँ पर सूरज और उसका पूरा परिवार रहा करता था। सूरज और उसके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सूरज की एक अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी। उसके माता पिता अब उसके रिश्ते के लिए काफ़ी परेशान थे, क्योंकि सूरज की अच्छी नौकरी लगते लगते उसकी शादी की सही उम्र उनके हिसाब से बीत चुकी थी। माता पिता को काफ़ी चिंता थी बेटे की जल्दी से जल्दी एक अच्छी सी लड़की से शादी करवाने की। उन लोगों ने अपने पूरे परिवार, रिश्तेदार, साथ ही साथ सूरज के दोस्तों को भी बता रखा था कि अब वो सूरज के लिए लड़की देख रहे हैं, तो किसी के नज़र में भी अगर कोई भी अच्छी लड़की हो तो वो उन्हें आकर बता दे, ताकि वो लड़की को देखकर बात तय कर सके। सारे लोग अपने अपने मुताबिक हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन उनको सूरज के हिसाब से कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। आखिरकार सूरज के एक दोस्त को एक बहुत ही अच्छी लड़की का पता चला, लेकिन साथ ही साथ उस लड़की के परिवार में कोई भी ना होने की वजह से वो लड़का ही वो रिश्ता लेकर आया था। उसने सूरज के माता पिता को लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए कहा कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले इसके माता पिता का देहांत होने की वजह से आज ये लड़की अनाथों की ज़िंदगी बिता रही है, क्योंकि उसके रिश्तेदार में भी कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सुनकर माता पिता ने जो भी इंक्वायरी करनी चाहिए थी वो सारी बातें पूछकर पता करके लड़की से रिश्ता तय करने की बात की। लड़की के साथ देखा जाने का प्रोग्राम भी हो गया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। लड़की का नाम था अनीता और अब सब कुछ अच्छा होने की वजह से शादी की डेट भी तय कर दी गई और शादी भी काफ़ी धूमधाम से करवा दी गई। लड़की को लड़के के घर वाले ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि लड़की स्वभाव से बहुत ही अच्छी, शांत स्वभाव की और गुणी लड़की थी। शादी से पहले तक तो सूरज का स्वभाव काफ़ी अलग लग रहा था। सूरज को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसकी हरकतों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सूरज के ऊपर किसी ने किसी प्रकार का जादू टोना कर दिया है, जैसे कि सूरज अनीता के आगे पीछे लट्टू बना घूम रहा था। लेकिन शादी की रात ही लगा जैसे सूरज का वो सम्मोहन, वो जादू टूट गया है और सूरज को अब अनीता बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने अपने माता पिता को जाकर ये बात बताई। माता पिता इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्सा हुए, क्योंकि उनका यही कहना था, बेटा तुमने खुद से लड़की देखी, लड़की पसंद की और तुम्हारे हाँ बोलने पर ही हमने तुम दोनों की शादी करवाई है। अब शादी करते ही ऐसा क्या बदल गया है जिसकी वजह से अचानक तुम्हें अनीता अच्छी लगना बंद हो गई। सूरज के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। सूरज को अपने हिसाब से जो बातें जैसी भी समझ में आ रही थी, उसने तुरंत अपने माता पिता को सारी बातें समझाने की कोशिश करना शुरू किया। उसकी काफ़ी सारी बातें काफ़ी हद तक उसके पिता के तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन माता को उसकी बात काफ़ी हद तक समझ में आ रही थी। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अभी शादी हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तुम दोनों कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताओ, फिर ऐसा होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को अपने आप ही पसंद करने लगोगे, क्योंकि ज़्यादातर पहले के ज़माने में शादियाँ ऐसी ही हुआ करती थी। वैसे भी तुम दोनों की मुंह दिखाई का रस्म तो हुआ भी है, पहले के ज़माने में ये चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी और आखिरकार शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से प्यार भी करने लगते थे और जुड़ भी जाया करते थे। लेकिन सूरज को ना तो अपने माता पिता की ये बातें समझ में आ रही थी और ना ही
वो इन बातों को मानना चाहता था, लेकिन फिर भी सूरज अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उनकी किसी भी बात को आज तक कभी नहीं टालता था, तो ये बात वो कैसे टाल देता। उसने अपनी माँ की बात सुनकर चुप लगाने की कोशिश की और उसने धीरे धीरे अपने पत्नी से बातचीत करके उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करना शुरू किया, लेकिन उसके किसी भी बात का कोई भी जवाब अनीता कभी नहीं दिया करती थी। अगर वो किसी चीज़ को लेकर पूछ भी रहा होता था, तब भी अनीता सिर्फ सर हिलाकर जवाब देना और बात को टाल देना, यही चीज़ें किया करती थी। ये बात सूरज को भी काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन सूरज अब अपने माँ को या पिता को ये बातें तुरंत बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। वो कुछ वक्त देना चाहता था। अभी तक उन दोनों के बीच में बातचीत का भी रिश्ता नहीं बन पाया था। 2 दिन बीत चुके थे और अब अचानक एक दिन रात को जब सूरज की नींद खुलती है, तो सूरज देखता है उसकी पत्नी अपने जगह पर नहीं है। वो पूरे घर में अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू करता है और आखिरकार उसको उसकी पत्नी घर में नज़र आती है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ें निकालती हुई स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा करने लगा और पीछा करने के बाद अचानक वो स्टोर रूम में घुसी और काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकली। सूरज ने भी अब उसके पीछे पीछे स्टोर रूम में जाने का फैसला किया। स्टोर रूम में जाने के बाद वो चारों तरफ नज़र दौड़ाकर अनीता को ढूंढ रहा था, लेकिन अनीता कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। वो अंदर घुसता चला जा रहा था और कमरे को अपनी आँखों से घुमा घुमा कर तलाश रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नहीं मिला। अचानक उसे एक बहुत ही खौफनाक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो डर गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो खुद को शांत रखते हुए बस चारों तरफ नज़र दौड़ाए जा रहा था। अनीता का कहीं भी कोई भी पता नहीं था। आखिरकार थक हार कर जब वो स्टोर रूम से बाहर निकलने लगा, तब उसे स्टोर रूम के फर्श पर एक जगह काफ़ी सारा खून गिरा हुआ मिला। उसने उस खून को हाथ से टच करके देखा। वो सच में खून ही था। अब वो काफ़ी डर चुका था। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाकर स्टोर रूम से बाहर निकल कर आया और अपने बेडरूम में आ गया। जैसे ही वो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, उसने देखा अनीता अपनी जगह पर चुपचाप सोई हुई है। लेकिन अनीता को देखकर वो साफ साफ समझ रहा था कि अनीता अभी अभी जैसे कहीं से भाग कर आई हो। उसकी सांसें थोड़ी सी उखड़ी हुई थी, जिसको संभालते हुए वो सोने का नाटक कर रही थी। वो चुपचाप अनीता के बेड के साइड के तरफ जाकर उसके सिरहाने खड़ा हो गया और देखने की कोशिश करने लगा कि क्या वो सच में सोई है या नाटक कर रही है। काफ़ी देर तक खड़े होकर चेक करने के बाद वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। अब सूरज को लगा शायद वो सच में सो चुकी है। वो तुरंत बेड पे आकर लेट गया और उसके लेटते ही उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई उसके शरीर पर बैठा हुआ है। उसने जब आंखें खोलकर देखा तो अनीता उसके पेट पर बैठी हुई थी। उसने जब एक झटके से उठने की कोशिश की, तब उसकी आंख खुली। वो एक सपना देख रहा था, जिसको देखकर वो काफ़ी डर चुका था। वो पूरी तरह से पसीने में नहा चुका था, क्योंकि सपने में उसने अनीता का जो रूप देखा था वो काफ़ी भयानक था। और उस रूप को देखकर सूरज और ज़्यादा घबरा चुका था। अब जब सूरज ने देखा अनीता अपने जगह पर चुपचाप सोई हुई है, वो वापस से सोने की कोशिश करने लगा। यही हाल 2 रात और था। और जब उसने देखा अनीता घर के सारे कैलेंडर्स पे अजीब से मार्क्स बना रही थी। वो सारे डेट्स को काटती जा रही थी
और एक डेट को उसने लाल पेन से घेरा बनाकर घेर रखा था। उस दिन क्या था उस तारीख को, ये बात सूरज को बिल्कुल नहीं पता था। उसने तुरंत अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी माँ कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसकी माँ को यही लग रहा था कि सूरज फिर से बहाने बना रहा है अनीता से छुटकारा पाने के लिए, तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अनीता की हरकतें और ज़्यादा बढ़ने लगी। आज की रात अचानक सूरज की माँ की आँख खुलती है। उन्हें काफ़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने जब अपने रूम में पानी की बोतल को चेक किया तो वो खाली वहाँ पर पड़ा हुआ था। वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ आगे बढ़ी। उन्होंने अचानक अपनी बहू को हॉल में घूमता हुआ देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सूरज उन्हें बता रहा था। उसके बाल खुले हुए थे। उसने एक अजीब तरह की साड़ी पहनी हुई थी। उसके मुंह से अजीब तरह की आवाज़ें निकल रही थी, जैसे वो गुर्रा रही हो। ऐसी ही आवाज़ों के साथ वो आगे बढ़ती हुई स्टोर रूम की तरफ गई और स्टोर रूम में जाकर खुद को दरवाज़ा लगाकर बंद कर लिया। कुंडी उसने नहीं लगाई थी। ये बात दूर से ही देखकर समझ में आ रही थी। अब सूरज की माँ भी ठीक सूरज की तरह उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुंच गई, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने भी चारों तरफ अनीता को ठीक तरह से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अनीता वहां पर नहीं थी। और उन्हें भी स्टोर रूम के फर्श पर बहुत सारा पड़ा हुआ खून पाया। उन्होंने जब उस खून को देखा तो उनको सूरज की बताई हुई सारी बातें याद आने लगी। वहीं पर साइड में जब उन्होंने और चेक किया तो उन्हें एक मरी पड़ी सी बिल्ली वहाँ पर मिली। उस बिल्ली को वहाँ पर पड़ा हुआ देखकर उनको ये बात समझते हुए बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो उतना सारा खून उस बिल्ली का ही वहाँ पर था। उन्होंने तुरंत सूरज के कमरे में जाकर अनीता को देखने की कोशिश की, लेकिन अनीता आज भी पहले की तरह अपनी जगह पर चुपचाप लेटी हुई थी। वो अनीता के नज़दीक जाकर खड़ी हो गई। उन्हें अनीता के कपड़ों पर और उसके हाथों पर थोड़ा सा खून लगा हुआ दिखाई दिया। उनको ये बात अब बिल्कुल समझ में आ गई थी कि अनीता सच में स्टोर रूम में गई थी। उन्होंने जो देखा वो सच्चाई थी, उनका वहम नहीं। और उन्होंने उस वक्त अनीता से कुछ भी कहना सही नहीं समझा। वो चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली गई और अगले ही दिन वो अपने पंडित जी के पास पहुँची और पंडित जी के पास पहुंचकर उन्होंने सारी बातें बता दी। पंडित जी ने भी सारी बातें सुनकर कहा, बेटा अगर सच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ गलत ज़रूर है। और जब सूरज की माँ ने उस डेट, उस कैलेंडर के बारे में बताया, पंडित जी ने तुरंत कहा, जिस दिन को उसने लाल घेरे में घेर रखा है उस दिन अमावस्या है। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो वो अमावस्या को तुम्हारे बेटे की बलि देना चाहती है, या फिर तुम्हारे घर से किसी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है। ये बात सुनकर तुरंत सूरज की माँ काफ़ी घबरा गई। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता, हमसे गलती हो गई। किसी तरह ये लड़की हमारे घर में शादी करके आ गई है, लेकिन अब इससे छुटकारा आप ही दिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा, मैं आज तो तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन आज के लिए मैं तुम्हें जो भी सामग्री दे रहा हूँ वो ले जाकर अपने बेटे और बहू के बेड के आसपास डाल देना, और जो मैं भभूत तुम्हें दे रहा हूँ उससे तुम अपने बेटे के कमरे के बाहर एक घेरा बना देना। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर कहीं नहीं जा पाएगी, ना ही वो तुम में से किसी को नुकसान पहुंचा पाएगी। मैं कल तुम्हारे घर पर आऊँगा
और तुम्हारे घर पर आने के बाद जो भी चीज़ है मैं उसका निवारण कर दूंगा। ये बात कहकर पंडित जी ने जो भी चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें सूरज की माँ को दे दी। सूरज की माँ उन सारी चीज़ों को लेकर घर पर आ गई और अभी कमरे में उनकी बहू और बेटा कोई भी नहीं था। पंडित जी ने जैसे जैसे जो जो चीज़ें जहाँ पर रखने के लिए कहा था, जो रक्षा सूत्र उनके पलंग पर बांधने को कहा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने चुपचाप कर दी। और थोड़ी ही देर बाद उनकी बहू उस कमरे में दाखिल हो गई। बेटा भी बाहर काम पर गया था, वो भी घर में आ गया। दोनों खाना पीना खाकर सोने के लिए अंदर कमरे में चले गए। आज रात जब अनीता अपने कमरे से निकलकर शायद स्टोर रूम में जाने की कोशिश कर रही थी, तब वो अपने कमरे से निकल पाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। वो चाहकर भी अपने कमरे को पार नहीं कर पा रही थी। ये जब होने लगा तब अनीता का गुस्सा चरम सीमा पर आ गया। अनीता को समझ में आ गया कि किसी ने कुछ तो उसके कमरे के आसपास कर रखा है। वो उसी वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। अब वो इतनी तेजी से और इतनी भयानक आवाज़ में गुर्रा रही थी, जिसका गुर्राना और चीखना चिल्लाना सुनकर सूरज की भी नींद खुल गई और उसके माता पिता की भी। माता पिता कमरे से बाहर थे और सूरज को आवाज़ देकर कमरे के बाहर निकाल लिया। अब सूरज कमरे के बाहर आ चुका था, लेकिन अनीता कमरे के अंदर ही बहुत तेजी से चलते हुए गुर्रा रही थी। अनीता बहुत भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा बदल चुका था। लग रहा था जैसे अचानक से अनीता की उम्र करीब 40 से 50 साल ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो उसी कमरे में तेज़ तेज़ चलती हुई बार बार चीखती, चिल्लाती, गुर्राती, ऐसे ही करते करते जैसे तैसे पूरी रात निकल गई। लेकिन अनीता उस कमरे से बाहर नहीं आ पाई। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से निकलने दो, वरना मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम में से एक को ले जाने वाली थी, अब मैं तुम सबको लेकर जाऊंगी। यहाँ सूरज और उसके माता पिता डर के मारे कमरे के बाहर होने पर भी थर थर काँप रहे थे। और देखते ही देखते सुबह होने के बाद सुबह सुबह ही पंडित जी पूजा की सारी सामग्री और तैयारी के साथ सूरज के घर पर पहुंच चुके थे। सूरज की माँ ने दरवाज़ा खोला और गुरुजी ने भी वो दृश्य देखा जो कि रात भर सूरज और उसका परिवार देख रहा था। वो तुरंत समझ गए। उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। देखते ही देखते वो जैसे जैसे हवन की आहुतियाँ देते जाते, वैसे वैसे अनीता और ज़्यादा चीखती, चिल्लाती, जोर लगाने की कोशिश करती जिससे वो उस कमरे से बाहर आ सके। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो कमरे से बाहर नहीं आ पा रही थी। और पंडित जी अपनी पूजा, हवन सबको जारी रखे हुए थे। धीरे धीरे उनके शिष्यों ने घर पर एक जल का छिड़काव करना शुरू किया। इसके बाद तो अनीता जितनी तेजी से चिल्ला रही थी, लग रहा था वो पूरा घर हिल रहा हो और शायद उसके चीख से ही थोड़ी देर में वो पूरा का पूरा घर ढह जाएगा। लेकिन पंडित जी ने अपनी पूजा बंद नहीं की। उसी तरह से हवन का कार्यक्रम चलता रहा। उनके शिष्य हर थोड़ी थोड़ी देर पर उस जल का छिड़काव पूरे घर में करते जा रहे थे। और अब धीरे धीरे अनीता का पूरा चेहरा, सब कुछ बदलता जा रहा था। और अब अनीता लग रहा था जैसे किसी चीज़ में बंध गई है। वो ज़मीन पर गिरकर बैठकर छटपटा रही थी। अभी तक जो थोड़ी देर पहले तक धमकियां दे रही थी, वो अब गुरुजी के सामने अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। वो वहाँ से जाना चाहती थी, निकलना चाहती थी, लेकिन गुरुजी
अपनी पूजा को बंद करने को तैयार नहीं थे। कुछ देर में अब अनीता का रूप बदलकर एक धुएं सा बनकर उसी कमरे के अंदर घूम रहा था। गुरुजी का एक शिष्य वहां पर एक कलश लेकर दाखिल हुआ। देखते ही देखते वो धुआं उस कलश के अंदर समा गया और गुरुजी के शिष्य ने उस कलश को एक लाल कपड़े से ढककर रक्षा सूत्र से अच्छी तरह से बांध दिया और ये कलश सूरज को थमाते हुए कहा, उसे एक जगह बता दी और कहा कि इसे जमीन में अच्छी तरह से गाड़ कर आना। सूरज को जैसा बताया गया था, सूरज कुछ ही देर में वो कार्यक्रम करके घर पर वापस आ चुका था और पंडित जी भी अपनी पूजा खत्म कर चुके थे। अब जब उनकी पूजा खत्म हो चुकी थी तब सूरज ने और उसके माता पिता ने पंडित जी से पूछना शुरू किया कि ये कौन सी शक्ति थी, कहाँ से आई थी और हमारे ही घर में क्यों आई थी। ये बात सुनकर पंडित जी ने बताया, ये एक भटकती आत्मा थी, इसकी शादी होने वाली थी। इसकी शादी तय होने के बाद शादी वाले दिन पर किसी वजह से इसकी शादी टूट गई, जिसकी वजह से इसके पिता हार्ट अटैक से उसी दिन मर गए और कुछ ही दिनों में इसकी माँ ने भी प्राण त्याग दिया। और लोगों के ताने सुनते सुनते कि इसकी शादी नहीं हुई, बारात नहीं आई, इसने भी आत्महत्या कर ली। इसको शादी करके अपने पति को अपने साथ लेकर जाना था, तो ये सूरज से शादी करके सूरज को अपने साथ लेकर जाने के लिए आई थी। जिस दिन का चयन इसने किया था वो अमावस्या का दिन था, जिस दिन की ऐसी शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती हैं और उस दिन इनके लिए बहुत आसान होता है, ये जिसको चाहें जैसे चाहें अपने साथ लेकर जा सकती हैं। इसीलिए ये अमावस्या के दिन का आने का इंतज़ार कर रही थी। अगर आज रात तक हम ये क्रिया नहीं करते तो आप अपने बेटे से हाथ धो बैठते। ये बात सुनते ही सूरज और उसके माता पिता ने तुरंत ही गुरुजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया, उनका धन्यवाद दिया और गुरुजी ने बताया, मैंने तुम्हारे घर का बंधन भी कर दिया है, जिससे कि ऐसी शक्तियाँ अब तुम्हारे घर पर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। और इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। फिर वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।